रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बात करेंगे उत्तराखंड की। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में मतांतरण पर शिकंजा कसते हुए कानून को अब और कठोर बना दिया है। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक को सदन में विपक्ष की उपस्थिति में ही बहुमत से पारित किया गया। सदन में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों की मौजूदगी में इस विधेयक को बहुमत से पारित किया गया। हालांकि कांग्रेसी विधायकों ने इस विधेयक का समर्थन नहीं किया था। बहुत चिंता नहीं, बहुत गंभीर विषय भविष्य में बनता जा रहा था। पता ही नहीं लग रहा था कहाँ कहाँ ये मतांतरण और धर्मांतरण किस प्रकार के प्रलोभन देकर हो रहा है, किस प्रकार से बहलाया फुसलाया जा रहा है। कई लोगों को जिनको जानकारी नहीं है उनको धर्मांतरित कराया जा रहा था। इसलिए हमने यह प्रावधान कर दिया है, कल हमने विधानसभा में भी विधेयक के माध्यम से भी, कि अब उत्तराखंड की धरती पर कोई भी धर्मांतरण नहीं कर पाएगा, और धर्मांतरण करने में कहीं किसी का नाम आएगा तो 10 साल तक की उसे कैद होगी, और धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को पहले जानकारी देनी होगी। और हमने कहा है कि हम सबसे कठोर कार्रवाई धर्मांतरण पर चाहते हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं। हमने उस पर कानून बना दिया है। ये बहुत सख्त कानून है, 10 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान किया गया है। और कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामले में कहीं पर अगर पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई उत्तराखंड के अंदर होगी। ज्योतिषी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य और अयोध्या राम मंदिर के मुख्य ट्रस्टी स्वामी श्री वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने उत्तराखंड में धामी सरकार के मतांतरण पर लिए गए फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने देश के सभी राज्यों से ऐसी पहल करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड की धामी सरकार की पीठ भी थपथपाई है। समाचार मिला है जो बहुत ही आवश्यक था। हमारे उत्तराखंड सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी ने बलात् मतांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये बहुत ही प्रांत और देश और समाज के लिए हितकारक है। अन्य राज्यों को भी इस संबंध में आगे बढ़ना चाहिए। बलात् मतांतरण में प्रतिबंध लगाने की योजना बनानी चाहिए। हम उत्तराखंड सरकार के प्रति मंगल कामना और आशीर्वाद व्यक्त करते हैं कि भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए वो सबसे आगे बढ़ा हुआ है। समाचार में उत्तराखंड विधानसभा में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया गया है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले से तय कर रखा था कि नारी शक्ति का सम्मान करते हुए उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ये हमारा मातृशक्ति के बहुत संघर्षों से बना हुआ राज्य है। मातृशक्ति ने बहुत बड़ा संघर्ष इस राज्य की प्राप्ति के लिए किया है। इसलिए मातृशक्ति का क्षैतिज आरक्षण बरकरार रहे, उसके लिए हमने पहले ही कहा था कि हम जिस सीमा तक भी जाना होगा उस सीमा तक जाएंगे। पहले हमने माननीय उच्चतम न्यायालय में SLP दायर की थी, वहाँ से हमको राहत मिली, और हम पुख्ता उसको करने के लिए विधानसभा के अंदर महिला आरक्षण संबंधी विधेयक भी हमने प्रस्तुत किया है, जो निश्चित रूप से हमारे यहाँ की मातृशक्ति के विकास और संवर्धन के लिए आगे तक उस पर बहुत अच्छे तरीके से मातृशक्ति का हर प्रकार का विकास हो, संवर्धन हो, उसके लिए ये विधेयक मील का पत्थर साबित होगा। और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं शहादरा, जहां पुष्कर सिंह धामी का रोड शो चल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त शहादरा में मौजूद हैं और यहां पर वो प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि शाम को 5 बजे
प्रचार प्रसार थम जाएगा एमसीडी चुनाव के मद्देनजर, और इसी को ध्यान में रखते हुए पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंच गए हैं और वो इसके साथ ही यहां पर तमाम जगहों पर जा जाकर जनता से अपील कर रहे हैं वोटों की, यहां के कैंडिडेट को जिताने के लिए। तो एमसीडी चुनाव के मद्देनजर पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद हैं। इससे पहले जयराम ठाकुर भी यहां पर आए, अनुराग ठाकुर भी आए थे यहां पर, जेपी नड्डा भी, लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और एक के बाद एक आपको ये देखिए तमाम तस्वीरें। शहादरा की अगर हम बात करें तो शहादरा में पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। यहां के प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। तो शहादरा वार्ड में इस वक्त पुष्कर सिंह धामी मौजूद है और वो यहां पर प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है यहाँ पर, और साथ ही कई सारे जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो बीजेपी की तरफ से लगातार ताकत दिखाई जा रही है कि आखिर बीजेपी की ताकत क्या है, बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं और यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक लगातार प्रचार किया जाएगा और उसके बाद ये जो प्रचार का शोर है वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए जिस तरीके से लगातार बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं दिल्ली, और यहाँ पर शहादरा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शहादरा में पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं शहादरा में पुष्कर सिंह धामी के रोड शो को देखते हुए। पुष्कर सिंह धामी शहादरा में मौजूद हैं और उनके रोड शो के मद्देनजर कई तैयारियां की गई हैं यहाँ पर। तो पुष्कर सिंह धामी की को आप सीधे देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीर। शहादरा में मौजूद हैं पुष्कर सिंह धामी। इससे पहले मनोज तिवारी भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम लगातार दिग्गजों की तरफ से किया जा रहा है और अब इसी सिलसिले में अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आ रहे हैं दिल्ली। इसी सिलसिले में पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, शहादरा में गली गली गुजर रहे हैं और लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। तो सिर्फ 2 दिन चलने के बाद उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। हालांकि यह सदन 5 दिसंबर तक प्रस्तावित था। विपक्ष जहां इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा है, वहीं स्पीकर रितु खंडूरी ने बताया कि सदन टैक्स देने वालों के पैसे से चलता है। मेरे पास जब कोई भी बिजनेस नहीं होगा तो मेरे लिए सत्र चलाना बेईमानी होगी। सत्र चलता है, सदन चलता है टैक्स पेयर के पैसे से, और जब मेरे पास कोई भी बिजनेस नहीं होगा तो मेरे लिए सत्र चलाना बेमाने हैं। जस्ट टू सेटिस्फाई कोई पॉलिटिकल किसी का एजेंडा हो सकता है, केवल उसके लिए मैं सत्र चलाऊं और 3 या 6 या 10 दिन चलाऊं, ये टैक्स पेयर के साथ खिलवाड़ होगा। हार्ड अर्न मनी है, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, तो इसलिए बिजनेस होगा तो हम 5 दिन 7 दिन जितना भी दिन का बिजनेस होगा उसको अवश्य चलाएंगे। लेकिन इन 2 दिनों में भी मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पे विचार विमर्श हुआ, डिस्कशन हुआ। उत्तराखंड विधानसभा में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया गया है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने पहले से तय कर रखा था कि नारी शक्ति का सम्मान करते हुए उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
तो वहीं संजय चोपड़ा की अगर हम बात करें तो हरिद्वार से खबर है और ऐसे में तमाम जितने भी लोग हैं वो हरिद्वार की ओर रुख कर रहे हैं। लघु व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं संजय चोपड़ा। संजय चोपड़ा का भव्य स्वागत भी यहां पर किया गया। तो संजय चोपड़ा को स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों के एक मात्र संगठन लघु व्यापार एसोसिएशन का प्रांतीय अध्यक्ष मनोनीत किए जाने से रेडी पटरी स्ट्रीट वेंडर्स खासे उत्साहित है। रेडी पटरी के लघु व्यापारियों ने ज्वालापुर पुल जटवाड़ा चौक पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा को अंगवस्त्र और सरोपा ओढ़ाकर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। देखिए, आज ज्वालापुर के जो हमारे इकाई के अध्यक्ष हैं भाई तस्लीम अहमद जी और हमारे इस ज्वालापुर इकाई के अध्यक्ष हैं हमारे जय भगवान जी, इन्होंने एक सूक्ष्म सा कार्यक्रम रखा था मुझे सम्मानित करने का। और क्योंकि नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया नासवी द्वारा मुझे पुणे 7वीं बार तमाम रेडी पटरी के जो स्ट्रीट वेंडर हैं जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं उत्तराखंड के, और 7वीं बार मुझे वर्किंग कमेटी में स्थान दिया गया ताकि मैं समय समय पर जो उत्तराखंड के जो रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर हैं उनकी आवाज़ को उठा सकूं, उनकी आवाज़ को भारत सरकार तक पहुंचा सकूं, उनकी आवाज़ को राज्य सरकार तक पहुंचा सकूं। वो नासवी के माध्यम से हम लोग लगातार इस आवाज़ को बुलंद करते आ रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से राज्य में हवाई सेवा को और बेहतर करने के अनुरोध का असर हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही 2 से 27 नवंबर के बीच करीब सीएम धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से दिल्ली में मुलाकात कर उत्तराखंड में नागरिक उड्डयन अवस्थापना को मजबूत करने और एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के संबंध में कई बिंदुओं पर अनुरोध किया था, जिसके बाद पत्र लिखकर उड्डयन मंत्री ने उत्तराखंड में फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट सेवाएं शुरू करने का भरोसा दिलाया है। चलिए आपको ये समझाते हैं कि उत्तराखंड में फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट सेवा क्या कुछ है और क्या है ये। तो देखिए आपको समझा रहे हैं। 31 जनवरी से शुरू होगी फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट सेवा। इसके अलावा देहरादून, पंतनगर, हिंडन और पिथौरागढ़ के बीच एयरक्राफ्ट सेवा शुरू होगी, जिसको लेकर बातचीत हुई है। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी की और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच ये बातचीत हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम धामी को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है कि बहुत जल्द इस सेवा की शुरुआत जो है वो कर दी जाएगी। फ्लाई बिग 31 जनवरी 2023 से शुरू करेगी एयरक्राफ्ट सेवा। ये बहुत जल्द शुरू होगी। पिथौरागढ़, पंतनगर के बीच एयरक्राफ्ट सेवा जो है शुरू होगी, जिससे कि कहा जा सकता है कि बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा अब ये सफ़र। पिथौरागढ़, हिंडन के बीच एयरक्राफ्ट सेवा शुरू होगी। कहाँ पर होगी ये एयरक्राफ्ट सेवा, ये आपको बता रहे हैं। पिथौरागढ़ से ही देहरादून के बीच एयरक्राफ्ट सेवा शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, बस 1 महीने बाद ही बहुत जल्द ये एयरक्राफ्ट सेवा जो है शुरू हो जाएगी। भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास औली में उतरा MI-17V 5 हेलीकॉप्टर चीन सीमा से 100 किलोमीटर दूर पर युद्धाभ्यास किया जा रहा है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर सैन्य अभ्यास हो रहा है। हर साल होता है जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन। 10,000 फीट ऊंचे इलाके में सैन्य युद्धाभ्यास चल रहा है। 15 दिनों तक चलेगा संयुक्त सैन्य अभ्यास। मजबूत होंगे भारत और अमेरिका के रिश्ते। तो भारत और अमेरिका के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे जब दोनों ही मिलकर युद्धाभ्यास करते हैं। तो नए आइडियाज जनरेट होते हैं, नई तकनीक जनरेट होती है और ऐसे में 15 दिन तक चलेगा ये संयुक्त सैन्य अभ्यास। अभी भी लगातार जारी है। हर साल जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन होता है और इस बार अब देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे जो ये सैन्य अभ्यास है वो किया जा रहा है। तमाम जो दोनों ही सेना है भारत और अमेरिका की मिलकर ये अभ्यास करती है, जिसमें कि कई नई तकनीक के बारे में भी जानकारी मिलती है। यूएस आर्मी के साथ 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद हम वैलिडेशन एक्सरसाइज की तरफ बढ़ चुके हैं। वैलिडेशन एक्सरसाइज में जो हमारे सामने नैरेटिव दिया गया है उसमें हमें यह बताया है कि
धौलीगंगा रिवर में एक फ्लैश फ्लड आ गई है और हमें जो जोशीमठ से मलारी रोड है उसका ब्रिज पूरी तरह से टूट गया है। हमें जो फौज को जो टास्क मिला है वो है एक फील्ड हॉस्पिटल सेटअप करने का और सिविलियन कैजुअलिटी को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए। इसके लिए हमने जिप लाइन और 2 रोप ब्रिज लगाया है। अगर कोई भी गांव वासी और कैजुअलिटी अगर अपने पैरों पे नहीं चल सकता है तो हम उसको स्ट्रेचर में बांध के जिप लाइन से दूसरी तरफ लेके आएंगे और अगर वो अपने पैरों पे चल सकता है तो उसको 2 रोप ब्रिज की मदद से नीचे लाया जाएगा। तीसरा चीज जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो है अगर कोई कैजुअलिटी या गांव वाला किसी उस पे फंस गया है क्लिफ के ऊपर तो उसको स्ट्रेचर की मदद से 2 इंसान अपने हार्नेस के साथ बांध के नीचे लाएंगे और नीचे आने के बाद अगर वो अपने पैरों पे चल सकता है तो एक मेकशिफ्ट ब्रिज बनाया गया है जो कि 2 बल्ली से बनाया गया है। उसकी मदद से वो इस तरफ आएगा और रिलीफ सेंटर में पहुंचाया जाएगा। अगर वो अपने पैरों पे नहीं चल सकता है तो उसको स्ट्रेचर पे बांधा जाएगा और 1 रोप ब्रिज की मदद से उसको नदी पार कराई जाएगी और इस तरह वो एमआई रूम और एमआई रूम से आगे फील्ड हॉस्पिटल तक ले जाया। उत्तराखंड शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ गई है। सालों से लगातार गिर रही परीक्षार्थियों की संख्या से चिंतित शिक्षा विभाग और बोर्ड के लिए ये खबर किसी टॉनिक से कम नहीं है। खबरों के मुताबिक इस बार 16,000 से अधिक परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ गई है। अब चलिए अब आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए पूरी खबर को कि उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षार्थियों की संख्या कितनी बढ़ी है, क्या है। 16,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है। 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में परीक्षार्थियों की संख्या 2 लाख थी करीबन। 2022 की बात हम आपको बता रहे हैं। 43,000 2023 में परीक्षार्थियों की संख्या बढ़कर होने का अनुमान है। तो 2023 में परीक्षार्थियों की संख्या बढ़कर 2,59,000 परीक्षार्थी माफ कीजिएगा होने का अनुमान है। इसके अलावा शिक्षा विभाग और बोर्ड उत्साहित कोरोना काल में निजी स्कूल की फीस जमा करने में असमर्थ हुए थे लोग। कुछ कारणें भी हैं इसकी कि आखिर कारण क्या है जिसके चलते ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं। तो अभिभावकों ने अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में करा दिया था। इसके अलावा बोर्ड के अपर सचिव नवीन चंद्र पाठक बोले, सरकार और शिक्षा विभाग की मेहनत अब रंग लाने लगी है। औली में बर्फ बनाने की मशीनें खराब हो रही हैं। 2010 से 11 में विदेशों में मंगवाई गई थी मशीनें सैफ विंटर गेम्स के दौरान लगी थी। ये मशीनें स्नो मेकिंग मशीनें आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। औली की ढलानों पर ऑटो मोड में लगी है मशीनें। मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर रही है सरकार, बावजूद इसके कोई असर नजर नहीं आ रहा। हर साल मशीनों के मेंटेनेंस के नाम पर घोटाला होता है। औली में 2023 फरवरी में हिमालय स्कीइंग होना है। FIS कप इंटरनेशनल इंडियन हिमालय स्कीइंग FIS कप साल 2010 से 11 में सैफ विंटर गेम्स के दौरान औली में करोड़ों की लागत से स्नो मेकिंग मशीन लगाई गई थी ताकि शीतकालीन खेलों के दौरान प्राकृतिक बर्फबारी न हो तो स्नो मेकिंग मशीन से कृत्रिम बर्फ बनाई जा सके। लेकिन 1 दशक से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी औली की ढलानों पर ऑटो मोड में लगे विदेशी आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सका और अब ये विदेशी मशीनें कबाड़ बन चुकी हैं। तो वहीं IAS अधिकारियों को हम अक्सर जिले की कमान संभालते देखते हैं। डीएम प्रशासनिक इंतजामों के साथ साथ जिले में विकास की रोशनी को बढ़ाने की कोशिश में जुटे रहते हैं। किसी भी जिलाधिकारी का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं का लाभ गांव के आखिरी वक्त तक पहुंचाने का होता है। वहीं देश में एक डीएम ऐसे हैं जिन्होंने निर्धारित दायित्व के अलावा डॉक्टरी करना भी शुरू कर दिया है। लोगों की तकलीफों को देखकर टिहरी के डीएम डॉक्टर सौरभ गहरवार ने अपने डॉक्टरी ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया है। ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं पूरी खबर कि जो जिलाधिकारी हैं
अब उनको डॉक्टर के नाम से भी जाना जा रहा है, ये सुर्खियों में है। आखिर ये हैं कौन? IAS डॉक्टर सौरभ गहरवार ने डॉक्टरी शुरू कर दी है। लोगों की तकलीफ देखकर उन्होंने डॉक्टरी शुरू की है। उनका ये मानना है कि लोग परेशान हो रहे थे और उनको उचित समय पर जो व्यवस्थाएं हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। टिहरी जिले के DM पद पर तैनात है डॉक्टर सौरभ, लेकिन अब उनको डॉक्टर के नाम से तो जाना जा ही रहा है, लेकिन है वो जिलाधिकारी। एक जिलाधिकारी अब डॉक्टर के नाम से जाने जा रहे हैं। बेलेश्वर CHC में नहीं हो पा रहा था अल्ट्रासाउंड। CHC में रेडियोलॉजिस्ट का पद 2.5 माह से खाली पड़ा था, जिसके बाद टिहरी DM ने शुरू कर दी डॉक्टरी। ज्ञान का इस्तेमाल भी किया उन्होंने। टिहरी DM ने आला उठाकर उन्होंने इलाज शुरू कर दिया। DM सौरभ की लोकप्रियता की चर्चे पूरे उत्तराखंड में है। श्रीनगर, ऋषिकेश और देहरादून तक दौड़ लगानी पड़ती थी, लेकिन अब यहाँ के लोगों को परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि अब जिलाधिकारी डॉक्टर बन गए हैं। हरिद्वार में अवैध नशे पर रोक लगाने के लिए पुलिस विभाग के साथ साथ आबकारी विभाग भी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। हरिद्वार जिले में लगातार अवैध शराब और नशे के पदार्थों का लेन देन होता रहता है, इसीलिए आबकारी विभाग इस पर अपनी नजर बनाए रखता है और समय समय पर दबिश देकर आरोपियों को धर दबोचता है। इसी कड़ी में बीती रात लक्सर के ग्राम गंधासपुर में ज्वाइंट टीम ने दबिश देकर 50 से 60 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। खबर है कि अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी मौके से फरार हो गए। गिरफ्तारियां लगातार की जा रही हैं। कच्ची शराब की गिरफ्तारियां अभी हमने लक्सर क्षेत्र में गंगदासपुर में की और 50-60 लीटर कच्ची शराब बरामद की, भट्टी तोड़ी। अभी जो परसों कार्रवाई हुई है वो हरिद्वार क्षेत्र के रायपुर दरेड़ा में हुई है और हमने वहाँ चढ़ी भट्टी पकड़ी है। रात का समय था, वहाँ पर कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई, लोग भाग गए। और इस प्रकार देखा जाए तो अवैध शराब के विरुद्ध हमने पिछले 2 महीनों में 85 मुकदमे दर्ज किए हैं और हमने जो है करीब 42,350 किलोग्राम लहन नष्ट किया है और करीब 2,000 लीटर के आसपास अवैध कच्ची शराब बरामद की है। तो इस तरह से देखा जाए कि हम जो अवैध शराब के अड्डे हैं उनको हम नष्ट कर रहे हैं, उनके जो स्ट्रक्चर को हम लोग नष्ट कर रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में चोरों का आतंक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चोर घरों और दुकानों के साथ अब तो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सराय रोड सिद्धेश्वर राय मंदिर में चोर शिवलिंग से नाग देवता को चुरा कर ले गए। चोरी की यह घटना मंदिर में लगे CCTV कैमरे में ही कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर ली है, मामले की छानबीन में जुट गई है। खबर रुड़की से, जहां लिब्बरहेड़ी गांव का एक परिवार खेल की दुनिया में देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है। पति शुभम लोहान जहां जूडो के महारथी हैं, तो पत्नी स्नेहा को कुराश के खेल में महारत हासिल है। दोनों पति पत्नी देश के लिए सेवा भी दे रहे हैं। पति BSF में हैं, तो पत्नी उत्तराखंड के चमोली में सब इंस्पेक्टर के पद पर देश की सेवा कर रही हैं। स्नेहा के ससुराल में तो सब खिलाड़ी ही है, वहीं उनके मायके में भी उनकी बहन खिलाड़ी रह चुकी है। अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, आगे होने वाले एशियन गेम्स की तैयारी कर रहा हूँ। जो ये 2022 में होने थे ये पोस्टपोन्ड हो गए थे, तो अब 2023 में एशियन गेम्स है और फिर जो आने वाले ओलंपिक 2024 में मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। सर ये तो सौभाग्य हुआ। एज अ कांस्टेबल भर्ती हुई थी, ठीक है, लेकिन 2016 में मैंने मेडल से ही प्रमोशन प्राप्त किया है और जिसमें अशोक कुमार जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया है, प्रैक्टिस के लिए, खेलने के लिए। अभी कुराश के लिए भी मुझे उन्होंने ही परमिशन दी थी खेलने के लिए, एशियन गेम्स की, जो कि जिसमें मैं फर्स्ट आई थी। तो फर्स्ट उसके बाद मेरे को वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी सिलेक्शन हुआ, जिसमें अब मैंने ये सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। ईरान से मैं लूज़ कर गई थी, उज़्बेकिस्तान से मैं जीती हूँ। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।